चालू है। ओके, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्वत के बारे में। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पर्वत का जो पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बारे में पढ़ लिया था। शिवालिक बच गया था, तो शिवालिक आज हम लोग पढ़ेंगे। और शिवालिक में जो भी शिवालिक से जो क्वेश्चन बनता है तो वो आज ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालय के बारे में। फिलहाल आज हम लोग पढ़ लेते हैं हिमालय। हिमालय चलिए, याद है कि नहीं उसमें से? ग्रेट हिमालय में याद है कुछ? चलिए, ग्रेट हिमालय का कोई पर्वत का नाम याद है? अगर मैं आपसे बोलूं कि पीर पंचाल जो है वो किसका पार्ट है? ग्रेट हिमालय का पार्ट है या मध्य हिमालय का पार्ट है? मध्य हिमालय का पार्ट है। नंगा पर्वत किसका पार्ट है? ग्रेट हिमालय का। नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। धौलागिरी नेपाल में। किसका पार्ट है? ग्रेट हिमालय मध्य हिमालय का? ग्रेट हिमालय का पार्ट है। मैंने बताया था ग्रेट हिमालय में जो जम्मू कश्मीर से शुरू होता है, नामचा पर्वत जम्मू कश्मीर में ये नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में आ जाता है। फिर उसके बाद नेपाल में जाइएगा तो आपको उस नेपाल से पहले आप लोग इसमें आ जाइएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपको आ जाइएगा तो उसमें केदारनाथ है, बद्रीनाथ है और नंदा देवी पर्वत है। उसी बद्रीनाथ पे सतोपंथ ग्लेशियर है, समझ रहे हैं ना? अगर आपसे ये सवाल आ जाए कि सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो वो बद्रीनाथ पर्वत पे है, समझ गए? तो ये उत्तराखंड में 3 पर्वत। आपसे सवाल आ गया केदारनाथ कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड, समझ गए? उसके बाद अन्नापूर्णा नेपाल में है। अन्नापूर्णा हो गया। धौलागिरी नेपाल में, अन्नापूर्णा नेपाल में है। मनसालू नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में ही है और वो बॉर्डर पे है, समझ गए ना? उसके बाद आपको आ जाता है कंचनजंगा, वो कहाँ है? सिक्किम में है। फिर आपको आ जाता है मकालू आपको सिक्किम से इधर भूटान की तरफ आ जाता है और वो अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है। उसके बाद देखिए नामचा पर्वत, वो कहाँ है? नामचा पर्वत आपको अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है? अच्छा, सूर्योदय का राज्य किसे कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। भारत में सबसे पहले जो सूर्य की जो रोशनी है वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, समझ गए? उसके बाद मैंने बताया था कि ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय ये दोनों मिलकर कुछ घाटियां बनाती है। जैसे कि अगर बात करें ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुल्लू घाटी है, समझ गए? काठमांडू की घाटी है। और इसी घाटी के बीच में मैंने बताया था कि एक वुलर झील है, और वुलर झील में और इसके जो अवक्षेप होते हैं, निक्षेप, उससे जो मिट्टी तैयार होता है उस मिट्टी को करेब कहा जाता था। और उसी करेब में केसर की उपज होती थी। वो कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में होती है, समझ गए? इसके बाद मैंने बताया था कि जो मध्य हिमालय का जो पार्ट है, मध्य हिमालय में आपको पीर पंचाल श्रेणी जो वो जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद मैंने बताया था कि धौलाधर, एक धौलागिरी है वो ग्रेट हिमालय का पार्ट है, वो नेपाल में है। और एक धौलाधर है, धौलाधर मध्य हिमालय का पार्ट है और वो हिमाचल प्रदेश में है, समझ गए? हिमाचल पर 90% जो धौलाधर का जो हिस्सा है वो हिमाचल प्रदेश में और 10% हिस्सा इसका उत्तराखंड में है। फिर उसके बाद मैंने बताया था नागटिब्बा का पर्वत, वो नागटिब्बा पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में है। जैसे कि मैंने बताया था ये हो गया आपको नामचा पर्वत। ऐसे इससे पहले मैंने बताया था ट्रांस हिमालय में ये मैंने बताया था। और ये एक जो बड़ा सा चोटी जिसको मैंने बताया था कि ये केटू है। क्या है? केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद मैंने बताया था ये लद्दाख श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी है, और ये नामचा पर्वत जो कि ग्रेट हिमालय का पार्ट है, नामचा पर्वत। फिर उसके बाद आ जाइए उत्तराखंड में, आ जाइएगा तो आपको उत्तराखंड में ये आपको थोड़ा सा जो मैप है इसके वजह से डिस्टर्ब हो सकता है। ये आपको केदारनाथ है, ये बद्रीनाथ है, ये नंदा देवी है। नेपाल में आ जाइएगा तो नेपाल में आपको धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है,
अन्नपूर्णा है, उसके बाद आप आ जाइएगा तो ये मनसालू है, और फिर यहाँ पे आ जाइएगा तो ये कंचनजंगा है, और फिर इधर ये आपको मकालू है। ये मनसालू है, ये इधर मकालू है, और ये नामचा पर्वत है, समझे। उसके बाद मैंने बताया था मध्य हिमालय का पार्ट में, मध्य हिमालय में मैंने बताया था कि ये आपको पीर पंचाल श्रेणी है, और ये ग्रेट और ये मध्य, और इसी के बीच में जो निक्षेप बनता था, इसी के बीच में जिसको हम क्रेव के नाम से जानते थे, कि जो मिट्टी था, समझ रहे हैं ना। और ये कनेक्ट है ना, ये इसमें केसर की उपज होती थी। उसके बाद ये हो गया ग्रेट हिमालय का पार्ट। उसके बाद मैंने बताया था कि ये धौलाधर है, ये आपको, ये हिमाचल प्रदेश, इधर आपको उत्तराखंड, तो ये आपको धौलाधर है, जो कि आपको 90% हिस्सा इसका इसी में है, थोड़ा सा 10% हिस्सा धौलाधर का उत्तराखंड में आ गया है। नागटिब्बा पर्वत है, ये 90% हिस्सा नागटिब्बा पर्वत का उत्तराखंड में, 10% हिस्सा जो इसका यूपी में आ जाता है, समझ रहे हैं। और महाभारत का पर्वत या महाभारत श्रेणी कहते हैं, वो महाभारत श्रेणी किसका पार्ट है, मध्य हिमालय का पार्ट है, ठीक है। ये नेपाल में पड़ता है। महाभारत का जो श्रेणी है वो कहाँ है, नेपाल में पड़ता है। ये दो मैंने बता दिया था। आज हम लोग शिवालिक का बात कर लेते हैं, और शिवालिक से कुछ सवाल बनता है, और उसके बाद ये पर्वत हम लोग ख़त्म करेंगे, फिर हम लोग पहाड़ी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो कहा जाता है कि जो ग्रेट हिमालय से जो नदियाँ निकलती है या मध्य हिमालय से जो नदियाँ निकलती है, उस नदियों के द्वारा जो लाया गया अवक्षेप होता है, उस अवक्षेप को लगातार जमा होने से ये शिवालिक का निर्माण हुआ है, समझ रहे हैं। और ये शिवालिक फैला कहाँ हुआ है, देहरादून, पोटली दून, इन सभी में शिवालिक फैला हुआ है, इसलिए इसको दून के नाम से भी जाना जाता है, शिवालिक को दून द्वार भी कहा जाता है। तो शिवालिक का निर्माण किससे हुआ है, शिवालिक का निर्माण हुआ है, इधर जो बड़ा बड़ा जो पर्वत है, समझ रहे हैं ना, ये बड़ा बड़ा पर्वत है, और इस पर्वत से जो नदियाँ निकलती है, तो इस नदियों के द्वारा जो अवक्षेप लाया जाता है, जो कंकर बालू मिट्टी लाया जाता है, वो जमा होने से धीरे धीरे ये ऊंचाई का रूप ले लेता है, और यही शिवालिक का रूप लिया है, समझे। और माना जाता है कि ये शिवालिक का कमोबेश लगभग ये अंडमान निकोबार तक फैला हुआ है, शिवालिक का ही पार्ट है, जो अंडमान निकोबार तक माना जाता है वो शिवालिक का ही हिस्सा है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में, शिवालिक के बारे में देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा ऐसा पर्वत है जिसके नाम पर वहाँ जनजाति भी पाया जाता है, समझ गए। जैसे कि मान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में मीरी की पहाड़ी, ये हो गया मीरी। आपसे कभी पूछा जाएगा मीरी की पहाड़ी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। बूम की पहाड़ी, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। पटकोई की पहाड़ी, ये पटकोई कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। मिसमी की पहाड़ी, ये कहाँ है, मिसमी, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में बूम जाति भी पाया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो बहुत सारे ऐसे जनजाति है जिसके नाम पे पर्वतों का नाम दिया गया है, समझे। या फिर ये कह लीजिए कि पर्वतों के नाम पे वहाँ की जनजाति का नाम दिया गया। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद आ जाइएगा तो आपको आ जाता है नागालैंड में नागा हिल्स, समझ गए। और इसी नागा हिल्स का सबसे ऊंची चोटी है सरामती की चोटी, जिसको पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, नागा हिल्स। ये नागा हिल्स है, और ये एक चोटी है जो सबसे ऊंची है, और इस चोटी का नाम क्या है, पहले ये लिख देते हैं हम इसको, नागा हिल्स, नागा हिल्स। और नागा हिल्स की ऊंची चोटी कौन सा है, सरामती, सरामती ये चोटी है, ठीक है ना। पर्वत तो क्या है कि पर्वत में एक ही चोटी नहीं होता है, बहुत सारा चोटी मिला के श्रेणी बनता है, उसको पर्वत कहते हैं। उसमें से जो सबसे ऊंची चोटी होता है उसका नाम क्या है, सरामती की चोटी, समझे। तो आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, सरामती की चोटी, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइएगा तो यहाँ पे मीजो हिल्स है, मिजोरम में, समझे। मिजोरम में आप आइएगा तो मिजोरम में है मीजो हिल्स, और इस मीजो हिल्स का एक चोटी जिसका नाम है ब्लू पीक। तो आपसे अगर ये सवाल आ जाए कि ब्लू पीक निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो वो मिजोरम में है, ठीक है। ब्लू पीक कहाँ है, मिजोरम में है। अच्छा, ये मिटा दें,
चलिए ये सब ध्यान में रखिएगा आपको। ये सब पहाड़ी कभी कभी आ सकता है आपको, तरह तरह की पहाड़ियाँ हैं, ये किस राज्य में है, या ये जनजाति मतलब जो भूमि की जनजाति है इसके आधार पे किस पर्वत का नाम दिया गया है, इस तरह का सवाल हो सकता है, आ जाएगा। और आता ही, अगर पर्वत से आता है तो आ ही जाएगा। अच्छा, ये हो गया भारत का पार्ट। और इसके बगल में कौन सा देश है? म्यांमार। तो भारत और म्यांमार को कौन सा पर्वत है जो अलग करता है? ये नहीं पता। चलिए, ये भारत है, और भारत और म्यांमार ये ये इधर का जो एक देश है जिसका नाम म्यांमार कह लो, या फिर आप इसको बर्मा कह लो, ठीक है, बर्मा कह लो। इसको भारत और बर्मा को अलग करने वाला जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम है अर्क्यान योमा पर्वत, ठीक है, अर्क्यान योमा पर्वत, ठीक है। भारत और बर्मा को अलग करने वाला पर्वत अर्क्यान योमा पर्वत, ठीक है। अब थोड़ा सा और अगर आप नीचे जाइएगा तो मेघालय में जाइएगा, तो मेघालय में तीन जो पर्वतें हैं, जो तीन पहाड़ियां हैं, गारो, खासो और जयंतियां। तो देखिए, ये मेघालय, और मेघालय में तीन पर्वत, ये मान लेते हैं गारो, ये खासो और ये जयंतियां। अब होता क्या है ये क्या है? बंगाल की खाड़ी, देख रहे हैं आप लोग, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में जब सीधी किरणें पड़ती है, तो सीधी किरणें पड़ने के कारण यहाँ का जो जल है वो जलवाष्प बनता है, और ये लहर का रूप ले लेता है, समझ रहे हैं। और यहाँ की लहरें, ये उठता है, जिसको हम लोग पूर्वी हवा के नाम से जानते हैं, और ये उठता है तो जो लहर होता है, क्या उसमें पानी की बूंदें नहीं होती है? पानी की बूंदें होती है, बहुत तेज मात्रा में, बहुत ज़्यादा पानी की बूंदें होती है, समझ रहे हैं। तो ये पानी की बूंदें, जो जलवाष्प क्या है, उसमें पानी की बूंदी तो रहती है, ये ऊपर हल्का होकर उठता है, और ये तेज लहर चलता है। लहर चलने का लहर क्यों चलता है मालूम है आपको? लहर चलता है, जो वायुमंडल है इसमें असमानता की वजह से लहर चलता है, समझ रहे हैं। जैसे कि यहाँ है, अब यहाँ का जो इसमें जो आर्द्रता है, यहाँ पे ज़्यादा घनत्व ज़्यादा होगा, इधर का जो आर्द्रता होगा, मौसम की जो आर्द्रता होगा, उसमें घनत्व कम होगा। तो कोई भी चीज़ उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की तरफ चलता है। तो इधर जो है ना, इधर ज़्यादा रहता है, इसमें वायुमंडलीय दाब ज़्यादा रहता है, अब इधर कम रहता है, तो इसकी वजह से ये इधर से पूर्व की तरफ चलता है, जिसको हम लोग पूर्वी हवा कहते हैं। अब ये हवा जो है, लहरें उठा इधर से, अब ये लहरें उठा, तो जो हवा चलता है तेज, तो ये कुछ लहरें जा करके इसे गारो वाला पर्वत से टकराया, जो सीधा लहर गया वो खासों से टकराया, और जो हल्का इधर मुड़ा ये जयंतिया से टकराया। अब तीनों लहर जो तीनों पर्वत से टकराता है, और हवा तो जो है वो निकल जाता है, लेकिन हवा के साथ जो जल की बूंदें होती है वो बारिश बन के सीधा गिरता है। इससे टकराने वाला पानी की बूंदे सीधा यहाँ गिरेगा, इससे टकराने वाला यहाँ गिरेगा, और इससे टकराने वाला यहाँ गिरेगा। यहाँ पर का भौगोलिक संरचना ऐसा बना हुआ है प्रकृति की वजह से, जिसके कारण भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होता है यही मेघालय के मासिनराम में होता है, चेरापूंजी में, समझे। तो सबसे अधिक वर्षा होने का वजह क्या है, देख लिया आपने, यहाँ का भौगोलिक संरचना, जो पर्वतें, गारो, खासो, जयंतियाँ। अगर ये तीन पर्वत अगर इस तरह से नहीं होता एक दूसरे के सम्मुख पे, तो यहाँ सबसे अधिक वर्षा नहीं होती। एक वजह ये है कि एक दूसरे के सम्मुख पे है, और जो तीनों जो लहर यहाँ से उठता है बंगाल की खाड़ी से पानी लेकर के, वो तीनों पर्वत से जाकर टकराता है, और हवा निकल जाता है, पानी की बूंदे तीनों पर्वत के पानी की बूंद एक ही जगह जाके गिरता है, इसलिए बहुत अधिक मात्रा में वहाँ वर्षा होती है चेरापूंजी में, और चेरापूंजी के मासिनराम में होता है, समझे। ये हो गया। अब आप अगर इधर जाइएगा तो यहाँ पे आपको ये है, और फिर नीचे बंगाल की खाड़ी में जाइएगा तो आपको अंडमान निकोबार आएगा। अंडमान निकोबार, आप इसका मतलब समझते हैं? अंडमान निकोबार का मतलब होता है अंडमान अलग होता है, निकोबार अलग है, समझ रहे हैं ना। उसमें भी आप पढ़िएगा, अंडमान में भी पढ़िएगा तो उसमें भी उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है और दक्षिणी अंडमान है, फिर निकोबार के बारे में फिर पढ़ाएंगे, समझे। तो ये है, ये जो उत्तरी अंडमान है ना, उत्तरी अंडमान में भी शिवालिक का हिस्सा माना जाता है, जो कि एक चोटी जिसको बोलते हैं सैडल पीक, समझे। और ये सैडल पीक कहाँ है? उत्तरी अंडमान पे। आपसे अगर सवाल आ जाए कि सैडल पीक निम्नलिखित में से किस जगह पे है या किस राज्य में है, तो वो उत्तरी अंडमान में है। ध्यान रखिएगा, ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया, और ये मध्य अंडमान हो गया, समझे। तो सैडल पीक, ये है सैडल पीक, ये कहाँ है? उत्तरी अंडमान में,
उत्तरी अंडमान, सैडल पिक। समझ गए? चलिए, अरे ये उसी से साफ कर देते हैं अभी। अच्छा, अंडमान से कुछ चीज़ याद आ रही है? काला पानी की जो सजा भारतीयों को जो पहले अंग्रेज देता था वो पहले यहीं दिया जाता था। पोर्ट ब्लेयर रिपोर्ट भी यहीं है, समझ रहे हैं ना? चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं अब अगर आप लोग इधर आइएगा तो महाराष्ट्र में कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे हरिश्चंद्र राय की पहाड़ी है, कालसूबाई की पहाड़ी है। उसके बाद आप कर्नाटक में आ जाइएगा तो बाबा बदुन की पहाड़ी है। यहाँ से सवाल आ जाता है, बाबा बदुन की पहाड़ी चूँकि फेमस इसलिए लौ एस के लिए जाना जाता है, समझे? ये हो गया कर्नाटक। और कर्नाटक में दो पहाड़ी है, एक पहाड़ी का नाम है बाबा बदुन की पहाड़ी, ये पहाड़ी है। चलिए, पहाड़ी कुछ ठीक नहीं बना, इसे बना देते हैं। तो ये है बाबा बदुन की पहाड़ी। बाबा बदुन की पहाड़ी ये किस लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए फेमस है। यहाँ से लोहा की जो प्रचुरता यहाँ पाई जाती है, लौह अयस्क। उसके बाद एक और पहाड़ी है कुद्रेमुख की पहाड़ी। वो भी कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में ही पाया जाता है। इस पहाड़ी का नाम क्या है? कुद्रेमुख। ये भी यहाँ से भी सवाल आता है। वजह ये है कि ये भी फेमस है। ये किस लिए फेमस है? ये इलायची के लिए फेमस है, समझे? और यहाँ चाय की खेती ज़्यादा होती है। कुद्रेमुख की पहाड़ी चाय की खेती और इलायची के लिए फेमस है, समझे? चलिए, अब एक पहाड़ी है दक्षिण भारत में जिसको बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। ये नीलगिरी पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ता है, समझ गए? अच्छा, मैंने बताया था कि पश्चिमी घाट पे कितने राज्य अवस्थित हैं? 5 राज्य। पूर्वी घाट पे 4 राज्य अवस्थित हैं। टोटल जो तटीय राज्य है वो कितने हैं? 9 है, ठीक है। चलिए, प्रायद्वीप समझते हैं आप लोग? प्रायद्वीप क्या होता है? हाँ, इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। यानी कि दक्षिण भारत का जो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। जैसे इधर अरब सागर हो गया, इधर हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी, ठीक है। चलिए, तो एक ये हो गया पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट पे 5 राज्य है। कौन कौन सा है मालूम है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। कर्नाटक और केरल 5 राज्य हो गया। पूर्वी घाट पे कौन कौन सा आएगा? एक आ जाएगा आपको बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, ठीक है। आप लोग जो चिल्का झील है, ये चिल्का झील बंगाल की खाड़ी में जो लहरें उठती है ना, उसी से चिल्का झील का निर्माण होता है। और ये यहाँ एक महानदी भी है, समझे? वो महानदी और बंगाल की खाड़ी से जो लहरें उठती है उससे चिल्का झील का निर्माण होता है। चिल्का झील है कहाँ? उड़ीसा में है, समझे? चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। तो ये बंगाल की खाड़ी से, बंगाल खाड़ी में जो लहरें उठती है उसकी वजह से चिल्का झील का निर्माण हुआ था, समझे? तो हम बता रहे थे कि पश्चिमी घाट को और पूर्वी घाट को जोड़ने वाला पर्वत कौन सा है? नीलगिरी पर्वत, समझे? और नीलगिरी पर्वत पे एक जनजाति पाई जाती है जिसको टोड जनजाति कहा जाता है, समझ रहे ना? टोड जनजाति कहा जाता है। वो टोड जनजाति कहाँ पाया जाता है?
नीलगिरी पर्वत पे पाया जाता है, समझ गए। और ये पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ने वाला पर्वत माना जाता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं दक्षिण भारत में जो कौन कौन सा प्रमुख पर्वतें हैं वो देख लेते हैं। इससे पहले ये पश्चिमी घाट हमें दिखाना था। ये हो गया आपको नीलगिरी का पर्वत जो कि पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ता है। नीचे आइएगा तो नीचे आपको आएगा अन्नामलाई की पर्वत। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अन्नामलाई पर्वत है और अन्नाईमुड़ी चोटी है, समझे। तो ये आपको हो गया अन्नामलाई पर्वत। अन्नामलाई पर्वत और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी। आपने उत्तर का देख लिया सबसे ऊंची चोटी कौन सा? K2 गॉडविन ऑस्टिन। पूरब का नाम बताइए। हट। नागा हिल्स में जो सबसे ऊंची चोटी है नाम क्या है? सरामती की चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पर्वत हो गया, हम चोटी पूछ रहे हैं। अन्नाईमुड़ी। पश्चिमी भारत का सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी भारत का सबसे ऊंची चोटी है ये एक पर्वत है जो कि गुजरात राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली, ये अरावली हो गया। और अरावली का सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है, और यही पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये मान लेते हैं गुरु शिखर। ये कहाँ है? राजस्थान में। गुरु शिखर, समझे। हिमालय को मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है, वलित पर्वत भी कहा जाता है। इसे भी मोड़दार पर्वत कहा जाता है, अरावली को वलित पर्वत भी कहा जाता है। लेकिन अब ये अपशिष्ट माना जाता है। वजह ये है कि ये 70 से 80 करोड़ पुराना पर्वत है। सबसे प्राचीन पर्वत आपके एग्जाम में आ जाएगा कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? वो अरावली है, समझे। और निम्नलिखित में से सबसे नया पर्वत या यंग पर्वत के नाम से जाना जाता है वो है हिमालय पर्वत। उसे यंग पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हिमालय का जो निर्माण है, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय 7 से 8 करोड़ वर्ष पुराना है। और अरावली जो है वो 70 से 80 करोड़ वर्ष पुराना है, समझ रहे ना। बहुत प्राचीन है अरावली, इसलिए अब अरावली जो है अपशिष्ट माना जाता है, क्योंकि ये ऊपर का जो चोटी सब धीरे धीरे ढह करके एक पर्वत के जैसा हो गया है, समझ रहे हैं। इसलिए अरावली को अपशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है, अपशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है और प्राचीन पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, हिमालय को यंग पर्वत भी कहा जाता है, यंग पर्वत। इसका निर्माण 7 से 8 करोड़ वर्ष, और अरावली का निर्माण 70 से 80 करोड़ वर्ष पुराना, समझ गए। अब कल का जो हम थोड़ा सा कल थोड़ा सा का है वो ख़त्म करके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। कल महाराष्ट्र में कुछ पर्वत है और उसमें कुछ घाट है जिसको भौर घाट और थाल घाट है। तो जो मुंबई के कुछ जो मेन शहर है जैसे कि नासिक हो गया, मुंबई पुणे हो गया, तो इसको भौर घाट थाल घाट जोड़ता है, वो थोड़ा सा बताते हुए। और वहाँ कुछ फेमस पर्वतें हैं जैसे हरिश्चंद्र राय की पहाड़ी है, कालसू की पहाड़ी है, तो वहाँ महाराष्ट्र में है कुछ और कुछ आंध्रा में है, तो वो बताएंगे। उसका पर्वत लगभग ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर भारत से बाहर की बात करें तो सुलेमान की पहाड़ी कहाँ है? वो सुलेमान की पहाड़ी अफ़गानिस्तान में है, किरथर की पहाड़ी पाकिस्तान में है, समझ गए। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, सुलेमान की पहाड़ी अफ़गानिस्तान और किरथर की पहाड़ी पाकिस्तान में है। ठीक है, बाकी पहाड़ और पर्वत थोड़ा थोड़ा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पठार पे चलेंगे। जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ से सवाल उठ जाता है, और मालवा का पठार है जो कि यहाँ पे आपको MP के आसपास में आ जाएगा। मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार, वहाँ से कुछ सवाल उठता है, तो पठार ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।